एवरीवन मस्ट बी डूइंग रियली वेल। सो आज की इस क्लास में जो कि इंग्लिश की क्लास नंबर 1 है, ठीक है, तो हम इसको सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कि आज की जो क्लास है, ठीक है ना, उसको हम डालें एस या ई एस कैसे यूज़ करते हैं, या सब्जेक्ट की क्लास है, सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई, ये सारी की सारी चीज़ देखो, हमारा जो पर्पस है पढ़ने का एक्चुअली होता क्या है कि आप सबने कहीं ना कहीं इंग्लिश डेफिनेटली स्टडी किया है, ठीक है, आपने स्पीकिंग भी करने की बहुत सारी वो करी होगी, कोशिश करी होगी, लिखने की भी कोशिश करी होगी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा किसी पे फोकस करना है कि हाउ वी कैन स्टार्ट राइटिंग, है ना, हम लिखने पे फोकस कैसे कर सकते हैं राइटिंग, और वो भी राइटिंग क्या है, आंसर राइटिंग, है ना, आंसर राइटिंग तो करेंगे, साथ में साथ एनीथिंग दैट कम्स टू आवर माइंड, कोई भी चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है, अगर हम उसको लिखना चाहें, जो हमारे माइंड में आइडियाज़ हैं, अगर हम उसको सामने रखे हुए उस पेपर पे लिखना चाहें कि अगर मेरे को लिखना है कुछ भी, तो एम आई एबल टू राइट इट और नॉट, ठीक, तो वो लिखना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो जिसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो इसका एक ये पर्पस है कि यूपीएससी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे आप चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक, और आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इंप्रूव होनी चाहिए कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में समझ में आ जाए, जिससे कि आप अपनी जो स्पीड है ना स्टडी की, उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सके अपने स्टाइल से। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट। अब जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ट्रेडिशनली, इसका मतलब क्या है, पारंपरिक तरीके से, मतलब आज भी जैसे अगर आप जाएंगे किसी भी इंग्लिश की क्लास में, ग्रामर वाली की क्लास में आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक है, बट यहाँ पे हमको सब्जेक्ट कैसे समझना है वो सब हम ग्रामर वाले जार्गन्स, मतलब जो वर्ड उनके जो वोकैबुलरी जो उनकी होती है ना, उसमें हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज क्या आप फिर वही कंफ्यूज, आपको फिर वही ग्रामर, फिर वही सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर सब कुछ आपको मैं फ्री फ्लो में, आप ये वाला फर्स्ट लेक्चर है इसको जितने अच्छे से कर सकते हो आप उतने अच्छे से करना। इसीलिए अब आज आपको ये पता चलेगा कि जो मैं आपसे कह रहा था कि आप एनसीईआरटीज को अच्छे से रीड करो खुद से, ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद खुद से रीड करो, खुद से लिखो, जो भी फ्री फ्लो आपके माइंड में जो भी मतलब आता है, मान लो एक पैराग्राफ पढ़ा, जो भी माइंड में रह गया उसको आप लिखो, ठीक है ना, लिखो उसको, तो आज आपको पता चलेगा कि उसको लिखना, और जो वहां पे ग्रामर में आपको थोड़ी थोड़ी बता रहा था उसमें से आपको पता चलेगा हाँ वो कितना इंपॉर्टेंट था, वो मतलब वो जो जर्नी रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए बहुत ज्यादा उसमें आपको समझाएंगे, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे आपको इकोनॉमी वाले कंसेप्ट वगैरह सब कुछ समझाएंगे, ठीक है, बट एनीवेज अगर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, बट इस क्लास को पढ़ के आपको सारी चीजें रिवाइज एक तरीके से होने वाली, ठीक है, तो मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, राइटिंग पे, है ना, और वो भी कौन सी, यूपीएससी के हिसाब से हमको कैसे लिखना है, ठीक है, कि हम अपनी लाइफ में इतने सक्षम हो जाएं कि हम लिख लेंगे, ठीक। अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जैसे है तो सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं, ठीक है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। अगर आप अपने एंड पे बैठ करके वीडियो देख रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, तो आप क्या हो, आप सब्जेक्ट हो, ठीक है, मतलब कहने का ये कि जो भी कोई काम करने वाला है किसी भी चीज को, ठीक है, उसमें जो उसकी मेन जो मतलब इंसान है वही इंसान हो, कोई भी चीज हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट मतलब आपको ये नहीं समझना कि सब्जेक्ट, आपको ये याद रखना कि भाई हमें एस या एस का जो कंसेप्ट है कि भाई कैसे लगाते, क्योंकि आप लोग जो भी लिखते थे तो उसमें एस या एस की थोड़ी थोड़ी सब में आराम से रहती थी गलती, ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ाया गया था इसलिए। तो सब्जेक्ट मतलब क्या है, काम करने वाला कोई भी चीज हो, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। बस इतना आपको याद रखना है। अगर आप कभी मतलब ग्रामर वाली उसमें जाओगे ना डेफिनेशन, आज तक आप पढ़ते हो कभी समझ में नहीं आया, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझते जाओ, ठीक। फिर अब देखो हमें क्या करना, अब ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्या है, पूरा यूपीएससी का सिलेबस जो है, देखो यहां पे क्या लिखा है, फॉर अस, मतलब हम लोगों के लिए, व्हाट इज सब्जेक्ट, हमारे लिए सब्जेक्ट क्या है, देखो एक सब्जेक्ट का मतलब तो होता है प्रजा, ठीक है, ये हिस्ट्री में जो हमने बताया था आपको, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट, बट हमको यहां पे क्या है कि एंटायर सिलेबस ऑफ यूपीएससी इज आवर सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना, पहला होमवर्क, देखो जितनी जल्दी कर लोगे तो कम से कम क्लासेस में आपको आ जाएगा, भाई आया, लिखना आ गया। अब आपके ऊपर, देखो आपकी जगह मैं नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, आपकी जगह केवल आप ही, आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाओगे तो लिख आप ही सकते हो। अब आपकी विल पावर, कितनी जल्दी आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, लिखना चाहते हो, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, इतना बड़ा लीप ऑफ डिफरेंस आएगा कि आप खुद नहीं सोच सकते हो, ठीक है। तो आपको होमवर्क सबसे पहले क्या है, यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है, आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक, ऐप पे पीडीएफ उसकी पूरी पड़ी हुई है, उसको निकालो, ठीक, उसको निकाल करके जितने भी कीवर्ड्स है, उसमें लिखा है आर्ट, लिखा है आर्ट, है ना, तो आपको क्या लिखना है, आर्ट इज, है ना, आर्ट इज जो भी आपको पता है उसके बारे में, ठीक है, या मतलब जैसे मान लीजिए आपको लिखा है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो हमें एक्चुअली एक्सप्लेन क्या करती है, बताती क्या, तो उसके तो जैसे मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री हमें मतलब क्या पता है, टेल लिखते हैं ना, तो टेल्स, उसमें एस लग जाएगा, एक्सप्लेन अगर लिखते हैं ना तो एक्सप्लेन में एस लग जाएगा, ठीक है, हर जो वर्ब इसके बाद आएगी उसमें हम एस लगा देंगे या ईएस लगा देंगे, इससे क्या है आप अब स्टार्ट हो गए लिखना, ठीक है,
ठीक, ये आपको पहला होमवर्क है, करना है। जितना पूरा सिलेबस 4 पेपर है खाली जीएस के, उसको ही खाली करना और कुछ नहीं करना। इससे क्या होगा, एक तो आप पूरे सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर लोगे, जितने वर्ड्स हैं वो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, और ये होमवर्क आपको एक दिन में करके नहीं देना है, एक हफ्ते में आपको करके देना है। ठीक है, एक हफ्ते में डेली करके देना है। और जो भी आपको लिख करके देना है उसकी ईमेल आईडी आपको व्हाट्सएप के स्टेटस पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, उसी आईडी पर आपको क्या करना है, आपको ये जो भी होमवर्क आप लिख करके भेजोगे इंग्लिश वाला, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। ठीक है, आप आराम से गूगल पे चेक करना। उससे क्या होगा कि जैसे आप हमें कोई भी होमवर्क को सेंड करोगे तो हम आपको उसमें, जैसे आपने यहाँ पे कोई लिख के भेजा तो हम यहाँ पे बता पाएंगे, देखो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे इसकी जगह ये होगा। तो उससे क्या आपको एक्जैक्टली पता है, आप उसको सेव भी कर सकते हो अपने लिए, उसको रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक, अब देखो यहां तक हमने देख लिया। अब सब्जेक्ट जो भी हमने समझा था कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक, तो सब्जेक्ट पूरा क्या है, यूपीएससी सिलेबस जो है हमारा, उसमें जो भी वर्ड्स लिखे वो सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। अभी हमको इतना समझना है। अब उसमें यूज ऑफ एस या ईएस आज हम देखेंगे, केवल सिंपल चीज। जैसे क्या है हमारी, देखो जब भी आप लिखना शुरू करोगे तो कोई भी वर्ड लिखोगे सबसे पहले और वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और वो जो सब्जेक्ट होगा उसके आगे वर्ब तो आना ही आना है। ठीक है, तो जो भी वर्ब आएगी उसमें एस या ईएस लगेगा ही लगेगा। अब कहां पे लगाना, कहां पे नहीं लगाना, ये पूरा जो है इसी के ऊपर। जिससे क्या होगा कि हमारा लिखने का आज से स्टार्ट हो जाएगा काम, कि आप मतलब इसको समझो भी और लिखना स्टार्ट करो। और उसी के साथ साथ इसमें आपको इतनी सारी चीजें मैंने दी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो बनाया है मैंने, ये सब छोटे छोटे जो यूपीएससी से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यूपीएससी से रिलेटेड हैं। तो आपको ना इसको लिखने में, समझने में, देखो मॉक टेस्ट वगैरह है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, जैसे एक उम्मीदवार, तो उम्मीदवार का मतलब क्या होता है, एस्पिरेंट, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको खुद से बनाई है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसी वजह से आपकी क्लास कल नहीं आ पाई थी, कि जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट हो सके वो हम आपको दे सका। और इसके बाद इसमें आपको एक वो भी दी गई है, केस स्टडी भी ऐड की गई है। ठीक है, कि जिससे आपको एक होलिस्टिक प्रिपरेशन, ये आपकी केस है जी, एक बंदा अनिल है, ठीक है, एक डिलीजेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है वो। ठीक है, उसकी आप इसको रीड करिएगा खुद से, अदरवाइज फिर होमवर्क का मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये सब करना है आपको, यहां तक है आपकी क्लास। ठीक है, और ये सारा आपको लिखने के लिए दिया गया है। अब इसमें क्या है कि जैसे आप लिखोगे, ठीक है, तो इसमें आपको एस या ईएस का मतलब यूज करने को तो मिलेगा। बाकी आपको जैसे मैंने कैन बताया है, कुड बताया है, कुछ हल्का फुल्का वर्ब वगैरह सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद था ही आपको, ऑब्वियसली आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी की पढ़ी, एनसीईआरटी, तो आपको सेंस रहेगा जब इसको आप रीड करोगे ना, क्योंकि ये सब यूपीएससी से ही रिलेटेड है। हमको केवल यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन, और जब यूपीएससी के अंदर तो सब कुछ आ जाता है ना, कहने का मतलब ये कि यूपीएससी स्पेसिफिक करेंगे जिससे कि हमें एग्जामिनेशन में लिखने में मदद हो। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस आई हो। ठीक, ये सारी चीजें हैं। तो पहले ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, इतने छोटे छोटे इसमें है मतलब पैराग्राफ, ये सब आपके कितने हैं, 50-50 वर्ड्स के हैं। ठीक है, अब ये 50-50 वर्ड्स के इसलिए बताए गए कि अभी से आपको देखो लिखना तो आंसर है। अब जब आंसर क्या है तो यूपीएससी की कॉपी ऐसी होती है। ठीक है, इस तरीके की, ऐसे करके यूपीएससी की कॉपी होती है। अब जब आप लिखोगे ना तो आप अपनी कॉपी में लिखना, और ऐसे यूपीएससी वाली ही कॉपी खरीद के लिखना उसको। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये है तो अब इसको आपको इंग्लिश में लिखना, हिंदी में मुझे लिख के मत भेजना। ठीक है, आपको बस खाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऐप पे अपलोड हो चुकी है। आपको क्या करना है, बस इसको इंग्लिश में लिखना है। तो इंग्लिश में जब आप लिखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई 50 वर्ड मेरे कितने मतलब यहाँ तक आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। उसी हिसाब से फिर आपको पता चाहिए, इंट्रोडक्शन अगर हो जाएगा मान लो, तो फिर मुझे मेन बॉडी इतने में लिखनी है, फिर मुझे कंक्लूजन लिखना, तो आपको पता होगा एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं आपके। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है जब आप मेंस लिखते हो। कि एक देखो होता क्या है कि कुछ बच्चों की जो हैंडराइटिंग होती है, जो मतलब जैसे कुछ बच्चे लेटर लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, कुछ थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, कुछ की थोड़ा सा कर्सिव होती है। तो आपको ये आइडिया रहेगा भाई यहाँ से यहाँ तक है कॉपी में, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितने वर्ड आते हैं, तो उससे आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर आपको जब मतलब आप आंसर लिखो तो आपको धीरे धीरे कि भाई यहाँ तक अगर मैं 4 लाइन लिखता हूँ तो मैं 40 वर्ड्स लिख देता हूँ, या मैं 45 या 50 वर्ड्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने माइंड में लिख करके साइड में रख लो, यही करना है आपको। क्योंकि आप यूपीएससी प्रिपरेशन करो तो एकदम बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक, बिल्कुल पर्टिकुलर हो, खास तौर से कि देखो यार मेरे को एग्जाम लिखना है तो क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है, तो उनको अभी से लेकर के चलो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको लिखनी है। ठीक, अब यहां से यहां तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या है कैसे है। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो पूरा टॉपिक जैसे आपने जहां पर भी पढ़ा होगा मैं आपको एक ही लाइन में समझा देता हूं, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और ये सब मैंने क्या किया है, कीवर्ड्स को निकाला, यूपीएससी के ही कीवर्ड्स हैं, सोसाइटी, सोशल इश्यूज, है ना, सोशल नॉर्म्स, कल्चरल मोड्स। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, सब यूपी, ये 50 इसमें टोटल वर्ड्स हैं। ठीक है, 50 कीवर्ड्स हैं। तो ये एक हफ्ते के लिए है ये क्लास, मतलब रोज क्लासेस आपको तो आराम से मिलती रहेंगी, बट आप डेली को अच्छे से करते रहो। ठीक है, जितना डिलीजेंटली मतलब जितनी अच्छे से करोगे, डूब के करोगे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, आपको लगेगा एक ही क्लास में कितना ज्यादा करो। देखो बहुत ज्यादा 100 क्लासेस 500 क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, है ना। अगर आपको चीजें समझ में आ रही, सो दैट मीन्स यू आर एट द राइट प्लेस, है ना। अभी ये भी सब बताता हूं मैं आपको। ठीक है,
तो जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। और इसमें मैंने क्या किया ना, देखो इकोनॉमिक्स वाले और डेवलपमेंट वाले, तो ये यूपीएससी का सिलेबस भी है, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको 10 मिनट से क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह ये सब है ना, जीडीपी वगैरह है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट, देखो सब कुछ पढ़ाता है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता है, इसका मतलब होता है आंकड़े होता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या होती है, ठीक है ना, फिर बाकी मेजर्स है ना, और ये मेजर्स ऑफ अ नेशंस क्या होते हैं, मतलब अगर किसी भी देश की इकोनॉमिक की जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी पढ़ा था, है ना, और एक क्या पढ़ा था, नेशनल इनकम पढ़ा था हमने, आपको याद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों कि हाँ ये हमने वहाँ पढ़ा थी, ये हमने वहाँ पढ़ा था, तो इस तरीके से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, तो इंग्लिश हमें उस तरीके से नहीं पढ़नी, ग्रामर हमको इसका एग्जाम्पल नहीं देना है ग्रामर का, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ से हमने इसके ये वाले सारे वर्ड लिखे, पॉलिटी है ना, ये आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी, यहाँ पे ओ होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अब देखो क्या है कि हमको जब भी कुछ लिखना स्टार्ट करना, अगर मान लो हमने लिखा यूनाइटेड नेशन, है ना, अब यूनाइटेड नेशन ये कहता है ना, या यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है, तो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है ना, तो यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट बोलती है, कहती है, बताती है, एक्सप्लेन करती है, तो अब इसके आगे कोई ना कोई वर्ब तो आएगा ही, है ना, तो एक्सप्लेन आएगा ना, तो इसमें क्या है, एस या एस लग जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको समझना कैसे कि यार सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, दो ही चीज होती है। सिंगुलर मतलब क्या होता है, अकेला, है ना। अब जैसे ये क्या है, सिंगुलर, अब ये क्या है, सिंगुलर है, एक रिपोर्ट की बात की जा रही है ना, तो सिंगुलर मतलब अकेला, ठीक है ना। और अगर मान लो कि यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट्स मतलब कई रिपोर्ट्स हैं, तो ये एक से ज्यादा होगी ना, तो प्लूरल हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब शुद्ध हिंदी में समझो, आपके दिमाग में बैठ जाए, हमेशा आपको उसी, देखो मुंह से बताना नहीं किसी को कि आपने समझा कैसे, आपको आना चाहिए बस, क्योंकि यूपीएससी में लिखना है आपको, बताना तो है नहीं किसी को, ठीक है। अब सिंगुलर मतलब क्या, जो अकेला है, बेसिकली एकदम अकेला। अकेला मतलब क्या, एक कोई भी सब्जेक्ट को रीड करके अगर आपको अकेले का सेंस आए, है ना, अगर अकेले का सेंस, तो उसको समझो आपको क्या देना है, सहारा देना है। सहारा देना है मतलब उसको सपोर्ट करना है, बेसिकली सपोर्ट करना। तो सपोर्ट किससे करोगे आप इंग्लिश ग्रामर में, एस या ईएस से सपोर्ट करोगे, जो भी उसके आगे वर्ब आएगी उसी में लगा दोगे, ठीक है। और ये वर्ब कौन सी होती है, एक्सप्लेन्स होती है ना, यही सब जो वर्ड्स होते हैं ना आपके ये होते हैं, ठीक है, समझ गए आप। और जो दो लोग होते हैं उनको सहारे की जरूरत नहीं होती है ना, उनको सहारे की जरूरत मतलब क्या, उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो जब नहीं होती है तो वहां पे एस या एस नहीं लगाएंगे, बस इतना सा कंसेप्ट है। अब मैं सब कुछ आपको समझा देता हूँ, बस देखो अगर इसी चीज को ग्रामर में लगाऊं कि ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा ही, शी, इट, दे में ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं, ये सब ग्रामर के सब्जेक्ट है ना, हमको ग्रामर थोड़ी लिखनी है, हमें थोड़ी लिखना कि अकॉर्डिंग टू हिम या ही सेज दैट, ऐसा तो यूपीएससी में लिखना ही नहीं है। शी सेज दैट ऐसा लिखना ही नहीं है, दे से दैट ऐसा लिखना ही नहीं, वी से दैट लिखना ही नहीं है। इट, हम कोई जो एक वर्ड होता है इट, वो हमको यूज करना है, इट सेज दैट, है ना, इट एक्सप्लेन्स दैट, इट डिस्कसेस दैट। तो हर चीज में इट के बाद एस या ईएस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इट क्या है, अकेला है, ठीक है। आप समझ में आ रहा है आपको, बस आप सिर्फ पूरे लेक्चर को सुन के सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी है। क्या लाइन याद रखनी है, अगर कोई भी सब्जेक्ट अकेला है तो उसको हमें सपोर्ट देना है, ठीक है। और उस अकेले को सपोर्ट हम इंग्लिश में कैसे देते हैं, एस या ईएस के थ्रू देते हैं। और अगर कोई आपको सब्जेक्ट पढ़ के अंदाजा ऐसा लगता है कि यार ये एक से ज्यादा है, ये ठीक है, एक से ज्यादा है ये, तो आपको सपोर्ट नहीं देना, क्योंकि आपको पता है वो खुद ही सक्षम है ना, खुद ही उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अकेले आराम से चलता है। उसमें आगे आने वाली वर्ब जो है उसमें हमको कोई भी एस या ईएस नहीं लगेगा। और जो वर्ब्स हैं बेसिकली वो यूपीएससी में क्या यूज होने वाली है, देखो जैसे मान लो कि ये वाला ले लेते हैं, यूएन वाली रिपोर्ट को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यूनाइटेड नेशन सेज दैट, तो ये अकेला है ना यूनाइटेड नेशन, तो एस लगा दिया, ठीक है। अब अगली वर्ब क्या आएगी, एक्सप्लेन। मान लो कोई चीज है उसको क्या करता है, एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन्स दैट। अगर यूनाइटेड नेशन कोई चीज को डिस्कस करता है तो क्या बोलेंगे, डिस्कसेस दैट, है ना, हर जगह लगा रहे ना। या मान लो ये हो गया टेल हो गया, तो ये हो गया टेल्स दैट, ठीक है, ठीक है। या इंप्लाइज दैट, ये सब लिख लो। एम्प्लाइज मतलब क्या है, अर्थात, या इसका मतलब क्या है, तो इंप्लाइज हो गया। इंप्लाई अगर होता तो सिर्फ ऐसे होता, बट आई ईएस लगा तो इंप्लाई। तो हमारे लिए वर्ब क्या है, टेल्स, सेज, एक्सप्लेन्स, डिस्कस, इंप्लाइज, ठीक है ना, ठीक, इलैबोरेट्स, तो एस लगा दिया। ये वर्ब है, हमको वो सब वर्ब नहीं देना कि गो, ईट, ड्रिंक, भाई वो सब ग्रामर का काम है, हमें वो सब थोड़ी ना करना। वॉक करना, सिट करना, गेट अप करना, है ना, नहाना, खाना, पीना, है ना, ये सब हमारे लिए वर्ब किसी काम के नहीं है। आप कौन सी यूपीएससी में लिखो, समझ में आ रहा है आपको, तो एकदम क्लीशे, मतलब ऐसा चीज पढ़ो कि अभी से लिखना शुरू कर सको आप, ठीक है, अभी से लिखना स्टार्ट करो। और उसके लिए नीचे सारा आपको एक्सरसाइज देगी, लिखना स्टार्ट करो आप, ठीक है। समझ गए ना आप, एक वर्ड एक लाइन से भी याद रखनी, इसको लिख लो चाहे, कि आपको अगर कोई भी वर्ड मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसे पहचानो कि जो सेंटेंस में मेन काम करता है। तो हमारे सब्जेक्ट है पूरा यूपीएससी का सिलेबस जो भी लिखा है उसका जो जो एक एक वर्ड है वो सब हमारे लिए क्या सब्जेक्ट है, ऐसे याद करना। पहला नंबर ये याद करना है। सेकंड नंबर क्या याद करना है आपको कि वो जो आप सब्जेक्ट लिखोगे, मतलब जो वो फर्स्ट चीज लिखो वो सारी क्या होता है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, कंट्रीज हो सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम हो सकता है, ठीक है ना, कोई प्लेस का नाम हो सकता है, जैसे मतलब दिल्ली हो गया, इटली हो गया, यूएस, कुछ भी हो सकता है, ये सब हो सकता है, रिवर्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब होता है। उसके बाद आपको अगर लगेगा यार ये अकेला है अगर, तो आपको इसको सपोर्ट करने की जरूरत है 100%। और जब वो सपोर्ट कैसे करोगे, उसके आगे जो इस तरीके की वर्ब्स आएंगी ना, क्योंकि हमको यही सब तो बताना है, यूपीएससी का आंसर में यही सब लिखोगे, ठीक है। तो जो हमको बताना है कि भाई हाँ ये बंदा ये
ये मतलब ये बोल रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, इलेबोरेट कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइजेस हो जाएगा, है ना, और ज्यादा जोर दे रहा है इस पर, ठीक है ना। वो चाहता है भाई मतलब यहां से टेररिज्म को मतलब खत्म किया जाए, ठीक है ना। तो क्या है, एम्फेसाइजेस ऑन एलिमिनेशन ऑफ द टेररिज्म फ्रॉम द पाकिस्तान, है ना। यूनाइटेड नेशन एम्फेसाइजेस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो एम्फेसाइज जोर दे रहा है, ठीक है। तो क्या यूनाइटेड नेशन क्या है, अकेला आपको लग रहा है ना, ठीक है, अकेले बोल रहा है ना वो बंदा, ठीक है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन है अकेले बोल रही है ना, तो उसका क्या एस या ईएस लगा देंगे, ठीक है ना, समझिए आप। तो जहां पर भी सेंस आया कि ये अकेला है, सपोर्ट देना है एस या ईएस से। जहां पर लगे कि एक से ज्यादा का सेंस है, मतलब एक से ज्यादा है इसमें, आपको सपोर्ट नहीं देना है, आपको वैसे ही फिर आपको क्या करना है, ये जहां पर जैसे लिखा टेल्स, एस हटा देना है, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे मान लो लिख दिया गया हो कि अगर मान लो ये लिख दिया पीपल लिख दिया, तो पीपल क्या प्लूरल है ना, पीपल प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग होते हैं प्लूरल में, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब जैसे एक वर्ड होता है चिल्ड्रन, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन भी अपने आप में प्लूरल है, चिल्ड्रंस जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें क्या, जैसे पीपल लिखा, एस हटा देंगे, हर जगह से एस हटा देंगे, ठीक है। आपको लगता है एक से ज्यादा लोग, खत्म होगी बात, ठीक है, ये याद रखना है हमें, ठीक। अब देखो यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो बस पूरा टेक अवे मैंने पहले ही बता दिया आपको, बस इतना है, इतना याद करना और लिखना शुरू करो। कोई प्रॉब्लम है फटाफट बताओ, आंसर लो, स्क्रीनशॉट करो, भेजो, पूछो, आगे बढ़ो, है ना, समझ गए ना आप। देखो तो ये क्या हो गया, यूज ऑफ क्या हम देख रहे थे, एस और ईएस की क्या है बताया। तो आगे जो वर्ड भाई था ना, एक्सप्लेन हो गया, टेल्स हो गया, डिस्कस हो गया, एलैबोरेट हो गया, एम्फेसाइज हो गया, यही सारी वर्ड्स वगैरह यूज होती हैं बेसिकली, ठीक है। ये हो गई वर्ब्स हमारी, ठीक। अब उसके बाद क्या है, फॉर अस, हमारे लिए, फॉर अस का मतलब तो हमारे लिए, व्हाट इज द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है, एंटायर सिलेबस, एंटायर मतलब क्या था, पूरा, फुल सिलेबस ऑफ यूपीएससी इज अवर सब्जेक्ट, है ना। तो पूरा जैसे आप देखना, मतलब पूरे चारों पेपर को देखना है, पहले होमवर्क जो बताया था मैंने ये कर लिया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड राइट, अब किसके बारे में लिखना है, यूपीएससी सिलेबस के बारे में आपको पूरा क्या लिखना है, एंड राइट, उसमें लिखो व्हाट ऑल यू नो अबाउट, मींस के बारे में, दैट इन विच, जिसमें क्या है, यू यूज दिस एस और ईएस एंड यू विल नो द सब्जेक्ट, ठीक है। तो यूपीएससी में क्या है कि जितने भी वर्ड्स हैं उसमें आप लिखो और आगे एस या ईएस का यूज करो, उससे आपको क्या पता चलेगा, आपको पूरा पता चलेगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में क्या है सब्जेक्ट है ना, सारे वर्ड्स कीवर्ड्स जितने वो सब सब्जेक्ट हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब जैसे आपने पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, तो करना नहीं है आपको कुछ, जितने चैप्टर हैं उनका नाम देखो, ठीक है। जैसे आपका क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब आप अंदाजा लगाओ अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या बताता है ना, इट एक्सप्रेसेस द आइडिया, है ना। तो इसमें क्या है, एक्सप्रेसेस में एस या ईएस है, एक्सप्रेसेस द आइडिया। तो क्या है इसमें, तो जितने भी चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 चैप्टर हैं, तो उनका चैप्टर का नाम के आगे आपको क्या लगाना है, एक्सप्रेसेस, या बताता क्या है, एक्सप्लेन क्या करता है, या ये चैप्टर क्या बताता है, क्या नॉलेज देता है आपको ना, उस तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स को लिखना है, ठीक। जितने वर्ब मैंने बताया ना, एक्सप्लेन हो गया, टेल्स हो गया, यही सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। यही हमारे एक्चुअल में यूपीएससी के वर्ब्स हैं, हमको आंसर में केवल इतना ही लिखना होता है, ठीक है। उसी तरह हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसको देखो, जितने भी चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 11 क्लास तक के हैं ना, तो उसमें सारे में सारे आपको क्या लगाना है, वो वाले हर चैप्टर का नाम लिखो और उसके आगे आपको देखो एस, मतलब जो भी आपको वर्क की ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन क्या करता है, तो एक्सप्लेन्स, है ना। उसके आगे जो जो आपको समझ में आता है वो सब लिखते जाओ। फिर आपको कोई चीज लगेगी, मतलब चोला एम्पायर, है ना, चोला एम्पायर सेज दैट, या इलेबोरेटेड दैट, या मेड दीज काइंड ऑफ, ऐसे करके आपको बताना है, ठीक है। ये सब आपका होमवर्क है, बस जनरल सेंस में आपको सिर्फ माइंड में क्या रखना है, अगर अकेला है तो सपोर्ट देना, नहीं अकेला सपोर्ट नहीं देना, सिंपल सी बात, दैट्स इट। बस एस या ईएस का सब्जेक्ट का काम कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरह क्या करना, पॉलिटी की एनसीईआरटी जैसे आपकी हो गई है ना, और फिर पूरा सिलेबस आपको जनरल स्टडीज का पूरा करना। तो ये सब जब आप लिखोगे ना, तो क्या है कि एंड एक स्टोरी बनाओ आप उसी में से, ठीक है। जो भी मतलब बस खाली चैप्टर्स के नाम से एक स्टोरी, यार ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा, इट एक्सप्लेन्स दिस, तो एक्सप्लेन्स, है ना, इट मतलब टेल्स दिस, ये बताता है, ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है, इस पर जोर देता है ना, ये सारी चीजों को बताओ उसके। तो आपका क्या एक पेज हो गया, 7-8 पेज हो गए, 10-12 पेज हो गए, है ना, इस तरह के लिखो, 10-12 लाइन्स बेसिकली हो गए ना। और लाइक वाइज मतलब इसी तरह डू दैट फॉर द पॉलिटी ऑल्सो, और यूपीएससी सिलेबस के बारे में इन जनरल स्टोरी पूरी बना रहा हूँ कि यूपीएससी सिलेबस क्या बताता है, है ना। आप ऐसा लिखना शुरू करो, यूपीएससी सिलेबस टॉक्स अबाउट, है ना। देखो टॉक में एस लगाए, टॉक्स अबाउट, अब जो उसमें उसके अंदर टॉपिक है सब बता दो, फिर उसके बाद ये बताता है, ये बताता है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। होमवर्क अच्छा खासा लिखोगे, इसलिए जितना राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, हमेशा के लिए माइंड में आ जाएगा। और इसका सेंस एक बार डेवलप हो गया ना आपके अंदर कि भाई अकेला है, आइडिया लग गया अकेला है, फिर वो कोई भी वर्ड हो, क्योंकि देखो सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं पूरी दुनिया में, है ना, बहुत सी चीज़ें हैं, सब तो याद नहीं कर सकते, तो इसीलिए रूल्स होता है। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, भाई ये फॉर्मूला लगा दिया तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना, तो फॉर्मूला याद किया। तो इसी तरह ये जो मेन इसका चीज़ है ना, वो याद कर लो, वो जब आपको समझ में आ गया तो आइडिया जहाँ आपका लग जाएगा क्लियर, फिर आपको एस में गलती। और एक बात और बता दूं, अगर एस या ईएस लगाने में गलती कर भी दी तो भाई कोई पहाड़ नहीं टूट के गिरने वाला आपके ऊपर, यूपीएससी में कोई ध्यान भी नहीं देगा, मेन तो कंटेंट पे ध्यान रहता है, ठीक है। तो एस या ईएस बहुत छोटी सी गलती है जिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट आपको पता है तो यू विल बी बेस्ट, ठीक। फिर अगला क्या करना है, जो मैंने बताया था ना, एस और ईएस में क्या है, सहारा देना है,
है ना, अकेले को हमेशा, ठीक है, याद रहना चाहिए। अगर आपको ये पता है ना, तो ये मतलब मैंने मतलब इसलिए लिखा ना इस तरीके से कि जिससे आपको भाई रियल में पता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये पढ़ा है कि भाई आपको समझ में आए, ठीक है। हाई फाई चीजें इंग्लिश वो सब लिख के दुनियादारी वो सब कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास वो पता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी किया, ग्रामर भी किया, नहीं आता है। जिस तरीके से समझ में आता है वो समझो, जिससे आप आगे बढ़ो। हमारा काम क्या है कि आपकी लाइफ को जो भी दिक्कत है उसको आसान बनाना स्टडी के क्षेत्र में, है ना, जिसके लिए आप हमसे जुड़े हो। तो इस वजह से इस भाषा में पूरी तरह से लिख दिया मैंने, बिल्कुल सिंपल हिंदी से, ठीक है ना, कि अंदाजा लगाना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अंदाजा लगा लो कि ये अकेला है कि या एक से ज्यादा दिख रहा है ना, एक से अधिक है या एक से ज्यादा है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, बस, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, फिर मैंने सर्च किया, है ना। सर्च मतलब आपको मैंने बोलना वाला था कि आप मतलब सर्च करो यूपीएससी वर्ड में मतलब सिंगुलर कौन से और प्लूरल मतलब कौन कौन से वर्ड है, ठीक है। तो प्लूरल जो भी मतलब जितने भी कीवर्ड्स हैं प्लूरल यूपीएससी के, ठीक है, उनकी एक लिस्ट है। तो 50 प्लूरल वर्ड्स मैंने निकाले। तो प्लूरल वर्ड्स मतलब देखो, अब जैसे मैंने बोल दिया प्लूरल वर्ड, तो आपका दिमाग थोड़ा सा ग्रामर की तरफ चला जाता है। कोई भी बच्चा हो उसका दिमाग ग्रामर या प्लूरल वर्ड्स क्या होता है ना, मैं बताऊं। प्लूरल वर्ड्स नहीं, बेसिकली कीवर्ड्स जो यूपीएससी के हैं, जो एक से ज्यादा का सेंस एक्सप्रेस करते हैं, उनकी लिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। अब क्या है, ये हाईली रेलेवेंट वर्ड है, मतलब ये सारे वर्ड अगर आपने याद कर लिए किसी के सामने, अगर ये वर्ड बोलने लगोगे तो उसको लगेगा बंदा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, जबरदस्त, अच्छी वाली, ठीक है ना। तो इसका रेलेवेंट क्या है, प्रासंगिक, है ना। प्रासंगिक मतलब क्या है, जरूरी, मतलब यूजफुल वर्ड है ना। तो रेलेवेंट मतलब क्या होता है, यूजफुल वर्ड, ठीक है ना। फॉर द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ठीक है ना, एग्जामिनेशन के लिए होता है। पर्टिकुलरली मतलब क्या होता है, खास तौर से, किसके लिए, एसे के लिए, जनरल स्टडीज के लिए एंड इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू स्टडीज के लिए। ये सारे वर्ड जो नीचे दिए गए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा रेलेवेंट वर्ड है, ठीक है। अब क्या है, अब ये वर्ड मतलब क्या बताते क्या है, रिप्रेजेंट, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, दीज वर्ड्स, ये सब्जेक्ट हो गया एक तरीके से अपना। तो यहाँ पे देखो दीज वर्ड, तो मतलब एक से ज्यादा वर्ड है ना, तो आगे क्या लिखा है, रिप्रेजेंट। अगर लिखा होता दिस वर्ड लिखा होता, ये नहीं होता, तो यहाँ पे एस लग जाता, क्योंकि अकेला होता तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है ना। की कंसेप्ट्स को बताता है ये, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को बताता है, संस्थाएं कैसे, यूएन वगैरह हो गया, फिनोमेना वगैरह हो गया, ठीक है। दैट आर फ्रीक्वेंटली, मतलब लगातार जो यूज किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नेंस, सोसाइटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक। आपको इस तरीके से पढ़ना है, ये चीजें जरूरी है आपके लिए। अब जैसे गवर्नेंस एंड पॉलिटी से रिलेटेड जो भी वर्ड है, बायलैटरल रिलेशन आपने समझा होगा। बायलैटरल रिलेशन क्या है, अब इसको खुद देखो, मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा, आप खुद से रीड करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। वैसे क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा वर्ड हो गया, ये दो इसके कीवर्ड हो गए, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, उसको हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल रिलेशन, है ना। कहीं क्या आपने क्या पढ़ा होगा, ट्राइलेटरल रिलेशन पढ़ा होगा, तो 3 कंट्रीज आ जाती हैं वहां पर, है ना। यहाँ पे बिटवीन यहाँ के 2 की जगह 3 कंट्रीज हो जाएगा, ठीक। फिर क्या है, मल्टीलेटरल फोरम्स, तो मल्टीलेटरल मतलब क्या हो जाएगा, देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल नेशंस। एग्जांपल जैसे यूनाइटेड नेशन में इंडिया भी है, डब्ल्यूटीओ में इंडिया भी है, और बहुत सारी कंट्री। तो ऐसी जो इंस्टीट्यूशन होती है क्या बोलते हैं, मल्टीलेटरल फोरम्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मल्टी, हमको फोकस किस पे करना है, एक्सप्लेनेशन पे नहीं, इतना एक्सप्लेनेशन तो याद कर ही लेना है आपको, ठीक है। ये सब समझो, देखो ये सिर्फ, देखो मैं इंग्लिश आपको सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर। अब इन्हीं सारी चीजों को समझ के देखो, 1 हफ्ते का टाइम दिया मैंने आपको, इसको ये पूरे लेक्चर में जितना मैंने बताया वह कर लेना। अगर आप कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अलावा आपको सब समझ में आ जाएगा। और भी क्लासेस आएंगी पूरी ग्रामर की, ठीक है, बाकी सब अभी मतलब सब बताऊंगा मैं आपको। ये मतलब ऐसी पहली क्लास मैंने इसको मतलब इतना इलेबोरेट करके बनाया कि जिससे आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर आपका उसके बाद क्या आता है, ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर, शासन करने के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली संरचनाएं होती हैं, वो क्या क्या होती है, ठीक है। इनको सबको आपको पढ़ना है, बहुत इजी है, ठीक है। फिर क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये सारे वर्ड्स आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में, आपकी पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में, ये सारे होते होंगे, ठीक है। इनको आप देखो, जैसे मतलब यहाँ पे क्लॉजेस लिखा है, आर्टिकल्स लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इसका मतलब ये सब कुछ पता है आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले एनसीईआरटीज पढ़ाई थी, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी हो जाए हिस्ट्री की, पॉलिटी की, थोड़ा सा इकोनॉमी की, है ना। ये हो गया। फिर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, अब एग्जीक्यूटिव वगैरह क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर, ये सब जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑफिशियल एक्शंस और ऑर्डर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, है ना, मतलब जो है सरकार, मतलब जो है जो भी जुडिशियल, जैसे मतलब जो है मिनर्वा मिल केस हो गया तो क्या है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है, एक तरीके का सेट कर देते हैं, भाई ये चीज हुआ था उस वाले उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्या, फेडरल डायनेमिक्स पढ़ना है, ठीक है। इंडिया कौन सा कंट्री, इंडिया में मतलब जो है फेडरल स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये सारी चीजें ना। तो सिंपल ये सारे कीवर्ड्स इनको याद करना है आपको, ठीक है। अब इसके बारे में आपको जो भी समझ में आए 1 लाइन में लिखना है, जो भी समझ में आए 1 लाइन में लिखना है, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है, बट अपने वर्ड्स में लिखना आप, ठीक है, कीवर्ड्स को लिखते हुए। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, है ना। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है, उसके बारे में जो भी लिखा है, देखो आपको पूरा ये सब एक्सप्लेन किया, तो कीवर्ड्स ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ग्रास रूट मूवमेंट्स हैं, ठीक।
ये सब। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स वाले आपके सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो जाएगा, ठीक है ना, फिस्कल पॉलिसी, ये सब न्यूज़पेपर में आप देखोगे क्या क्या लिखा, सब कुछ लिखा हुआ, आप बस जस्ट रीड करो, एकदम सिंपल सिंपल कीवर्ड्स केवल छाट छाट के लिखे गए हैं, ठीक है। मॉनेटरी टूल्स आपका लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह लिखा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिखा गया है, ठीक है। जैसे देखो वहाँ पे क्या बताया मैंने, रोड्स बताया था, ब्रिजेस बताया था, पोर्ट्स बताया था, रेलवेज बताया था, पब्लिक बस हो गया, ठीक है, ये सही सब बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद करो, लिखो, समझो, मार्केट फोर्सेस क्या क्या होती हैं, ठीक है, ये सारे ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या होती हैं, ठीक, सब कुछ मैंने आपको मतलब इकोनॉमिक्स में क्या थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिल गया तो आपको ये बिल्कुल नया सा नहीं लगेगा, ठीक, बट आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है। ऐसे करके ये आपके सोसाइटी के आगे सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब रूल्स रेगुलेशन समाज के क्या होते हैं, कैसे चलता है, कल्चरल मोड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स क्या होते हैं, जनता मतलब जैसे हमारी मतलब जो भी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है घट रही है, तो यहाँ पे क्या डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन का साइज, ठीक है ना, एज हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, यही सब हो गया, ठीक है। जेंडर डायनेमिक्स हो गया, ठीक है। देखो इस वर्ड को मैंने आपको कितना समझाया था उसमें इकोनॉमी वाली क्लास में, ठीक है। फिर इस तरीके से आपके ये हो गए कम्युनल, आपके रिलेशंस हो गए, इसको रीड करो ना, मतलब जहाँ पे वर्ड आए कम्युनल तुरंत समझो रिलीजन से रिलेटेड है बस, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है, इनको सबको लिख करके बस एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। जहाँ नहीं आएगा फिर आप बताइए। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या होता है ना, सिविल लिबर्टीज़ क्या होती हैं, तो सिविल लिबर्टी मतलब क्या है, नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, तो लिबर्टीज मतलब क्या है, राइट, और सिविल मतलब क्या होता है, नागरिक मतलब आम आदमी, तो क्या हो गया, इंडिविजुअल, एकदम सेम टू सेम, बिल्कुल सिनोनिम्स हैं ये। इससे क्या है कि जब भी कभी आप रीड करो ना तो आपको चीज़ें समझ में, अच्छा इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को रीड करना। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड और सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड वर्ड है। डिप्लोमेटिक चैनल्स है ना, तो डिप्लोमेटिक चैनल्स हो गए, जैसे क्या होता है 2+2 डायलॉग्स होते हैं ना, है ना, वो हो गए ये। फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस, स्ट्रैटेजिक ये जो वर्ड था ना स्ट्रैटेजिक मतलब इसका मतलब होता है सामरिक रणनीति वगैरह होता है, ठीक है। इसको हिंदी में मत लिखना, ठीक है, बट इसको समझना यहाँ पे क्या है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड देम, है ना, वरना मैं आपको समझा देता। फिर सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी पैराडाइम्स क्या होते हैं, ये सारे वर्ड्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, एनजीओज वगैरह हैं, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं इंडिया के, ठीक है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है, वही मतलब लड़ाई झगड़ा युद्ध विवाद, तो वॉर फाइट्स यही सब हो गया, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या है, रॉ हो गया हमारा, ठीक है। फिर ये हो गया पीस कीपिंग एफर्ट्स हो गया, फिर ट्रेड ब्लॉक्स हो गया। ऐसे करके आपको ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे इमर्जिंग मतलब क्या है, आज के टाइम में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको हम बोलते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, इस तरीके से स्पेस मिशन हैं भी, जैसे गगनयान वगैरह। तो इन सारे ये सब कीवर्ड्स हैं, इनको जस्ट मतलब रीड करो। ये सब अगर मैं आपको नहीं बताता तब भी आप वैसे कंप्लेन नहीं कर सकते थे कि नहीं ये सब तो नहीं पता, मैं खुद ही बोल देता भाई आपके पास सिलेबस है, याद करो ये सब चीज़, ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ कि इनको सबको एक एक वर्ड करके लिखोगे ना तो आपकी एस और ईएस वाली समस्या हमेशा के लिए खत्म, ठीक है। तो आज आप मतलब एक चीज़ सीखे कि भाई सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट भी पता चल गया और आगे आने वाली जो वर्ब होती है वो पता गया। अब इसका मतलब आपको ये पता है कि भाई जब भी कोई सब्जेक्ट होता है उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है उसमें एस या ईएस हमको लगा दिया, तो आधा सेंटेंस का मतलब खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब इसके बाद जो भी काम करेगी, जो भी काम वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है, वो लिखा जाएगा, और उसके बाद जो भी कुछ उसके बारे में है वो सब लिखा है। तो यही अब देखो आधा मतलब अगर आपको इंग्लिश लिखना है तो 50% आपका कंप्लीट हो गया आज, इसको प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। फिर एथिक्स वगैरह वाला हो गया, ठीक। फिर यही होते हैं, तो को पता है ना, कुछ वर्ड्स प्लूरल होते हैं, जैसे कि पीपल, जैसे पीपल है प्लूरल, तो इसके आगे एस नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन है तो एस नहीं लगेगा, वुमेन है तो ई लगा हुआ है ना, तो इसमें इसके आगे एस नहीं लगेगा। अगर ये होता ए लगा होता तो ये सिंगुलर होता। मेन है तो क्या, मैंने देखो आपको 6th क्लास के एनसीईआरटी में बताया था ना ये सब चीजें, इसलिए मैं कहता था कि एक इंग्लिश की कॉपी बना लो, अलग से लिखो, तो जितने में बनाया उनका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अगर ए लिख दो तो फिर यहाँ पे एस लग जाएगा, आगे जो भी वर्ब आएगी इसमें। बट अगर MEN लिखा है तो एस नहीं लगेगा, है ना, तो इसमें एस या ES नहीं लगेगा, है ना। और अगर नहीं लगाया तो यूपीएससी में कुछ भी गलत नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है, आपको कुछ असर नहीं पड़ने वाला उससे। अब ये सब सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारे ग्रामर। अब ही के साथ क्या लगेगा, SES लगेगा ही लगेगा, सी के साथ SES लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इट के साथ SES लगेगा ही लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम जैसे इनके साथ क्या होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, तो वर्ल्ड बैंक सेज दैट, है ना, देखो यहाँ पे लिख के बता दिया, तो यहाँ पे SES लगेगा, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये ग्रामर वाले बेसिकली सब्जेक्ट है ना, इनको हमको यूपीएससी में, तो हमको यूपीएससी में इसकी जरूरत है, हमको यूपीएससी में ऐसे सब्जेक्ट की जरूरत है, ये सब्जेक्ट हमारे लिए काम करेंगे। यूनिसेफ जैसे एक सब्जेक्ट, तो यूनिसेफ सेज दैट, है ना, ये हो जाए, तो इसमें SES लगेगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें क्या है, SEIS लगेगा, ठीक है। फिर क्या, जैसे मतलब हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं उनका नाम लिखा तो उसमें S या ES लगेगा,
ठीक है। इकोनॉमी वगैरह है तो जैसे गवर्नमेंट का टैक्सेशन एंड पॉलिसी सिस्टम, मैंने आपको बताया ना, पूरी स्टोरी बताया ना कि मतलब अगर जो है अगर सरकार के पास ज़्यादा टैक्स आएगा, अगर मान लो जैसे ह्यूमन रिसोर्स वाला जो चैप्टर था, ठीक है, जैसे मतलब सरकार मान लो पॉवर्टी एलिवेशन करना चाहती है ना, तो उसमें सरकार क्या करेगी, अगर सरकार को चाहिए कि भाई एक ह्यूमन जो रिसोर्स है, जो जनता पॉपुलेशन है, उसमें हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करें, स्किल में इन्वेस्ट करें, तो वो बंदा जॉब करेगा, आगे चल के जॉब करेगा तो क्या होगा, उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा, सैलरी आएगी, तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा तो मार्केट में अलग अलग चीज़ें खरीदेगा वो, तो उसकी प्रोडक्शन की भी डिमांड होगी। अगर ऐसे और ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। भाई अगर मान लो वो बंदा फ्रिज खरीदने के लिए जा रहा है, रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए जा रहा है, तो रेफ्रिजरेटर खरीदेगा तो और उसके से 100 बंदे और हैं, उनको भी स्किल मिली है तो उनको भी सैलरी मिली, तो 100 लोग खरीदने जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, भाई रेफ्रिजरेटर की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, भाई कहाँ से मतलब रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, तो उसमें लोड होकर क्या आएगा, तो उसमें डीजल पेट्रोल, फिर उसका कॉस्टिंग, फिर उसको लोड अनलोड, तो इस तरीके से क्या होगा, अनऑर्गेनाइज जो हमारा सेक्टर है उसमें भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो जब टोटल मतलब जब, तो उसके बाद सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स भी देंगे, तो जब टैक्स जाएगा सरकार के पास तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा सरकार आएगा तो और ज्यादा वो मतलब सरकार क्या बनाएगी, रूल्स रेगुलेशन बना करके और ज्यादा पॉलिसीज बनाएगी, और ज्यादा टारगेटेड प्रोग्राम्स बनाएगी, और गरीबी लोगों को बाहर निकाला जाएगा, बीपीएल से, एपीएल से, है ना, ऐसा करके तो टोटल हमारी जीडीपी बढ़ेगी, है ना, जीएनपी बढ़ेगा, हमारी ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी, तो टोटल इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी, है ना, तो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, तो ग्रोथ हमारी होगी। ऐसा पूरी स्टोरी मैंने बताया था ना, तो वही सारी स्टोरीज को आपको लिखना है सोच समझ करके। अगर नहीं देखा तो आप जाकर इकोनॉमिक लेक्चर फिर से देखिए, उसमें ऐसे इसको ढूंढ करके लगाइए। बस एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद लाइफ में कभी इस टॉपिक पर आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बोलने में और ना लिखने में। और इसी चीज को बोलना भी है, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बताना है कि आई हैव स्टडीड अबाउट द यूपीएससी सिलेबस, आई हैव नोन अबाउट द आइडिया, ये सब जो भी आपको हैव नोन थोड़ा बहुत आता है बोलो, बट मेन जो है एस या इसमें गलती अब नहीं होगी आपसे। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको। अब क्या यू जैसे एक वर्ड है ना, तो इसमें एस या एस कभी भी नहीं लगता है। ठीक है, इसके आगे कोई भी वर्ब हो रहा है तो उसमें जो है कोई भी चीज नहीं लगेगा। अब सारे सब्जेक्ट का क्या होता है ग्रामर में, ये सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं ग्रामर में होते हैं। ठीक है, अब क्या ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, बट ये ग्रामर के सब्जेक्ट होते हैं ना, हमारे यूपीएससी के सब्जेक्ट के हिसाब से हमको मतलब स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में भी अगर आप जब भी बोलोगे ना, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कोई रिपोर्ट का नाम, है ना, उसमें आप बोलो सर अकॉर्डिंग टू मी, बट वो आपसे बस एक ही पूछे कि अगर आप ऐसा करते हो तो कैसे, तो बोल सकते हो कि सर कि मतलब एज पर द नॉलेज दैट आई हैव एक्वायर्ड, है ना, और एज ऑफ माई एक्सपीरियंस की जितना होता है, इस तरीके से आपको बोलो। उसमें आई करके थोड़ा सा बोलते तो ये बहुत ही रूड साउंड करता है, मतलब आई जैसा कुछ होता है वर्ड जो, तो उसको मतलब उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं यार ये थोड़ा सा गलत माना जाता है ग्रामर में, एक मतलब अच्छा मैनर नहीं माना जाता कि आई करके बहुत ज्यादा बोलना। ठीक है, तो वो भी सब आपको बताया जाएगा आगे चल के। ठीक, तो ये सब क्या है, अब रिमेंबर हम लोग क्या है राइटिंग सीख रहे हैं ना, हम लोग क्या है आंसर, तो वो फोकस हमेशा रहे कि हम राइटिंग सीख रहे हैं। ग्रामर का भी एक ही लाइन पूरे चैप्टर से आपको याद, पूरा ये जो आपका लेक्चर है एक ही याद है, साथ में ग्रामर के एप्लीकेशन के साथ में सीख रहे हैं आंसर राइटिंग हम। ठीक है, और स्पीकिंग भी सीख रहे हैं, इसी को पढ़ना है, इसी को बोलना है। ठीक है, बाकी मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस वगैरह भी दूंगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, अब ये जितने भी मैंने चीजें आपको दी हैं इनको सबको आपको लिखना है, ये सब यूपीएससी से रिलेटेड, ये सब मेरे द्वारा बनाए गए हैं पूरी के पूरे। ठीक है, ये 10 हैं टोटल, 50-50 वर्ड्स के, सारे वर्ड्स आप मतलब गिन सकते हो उसमें। ठीक, और उसके बाद ये एक आपकी छोटी सी केस स्टडी है ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये पूरी यहाँ तक। ठीक, इसको करके लिख करके सेंड करके भेजना है। कोई गलती होगी दैट्स पॉसिबल, इट्स ओके, बट एस या एस का ध्यान रखते